इस वीडियो में हम ब्रिटेन के वर्कशॉप और बैंकर वर्ल्ड का जो था, ब्रिटेन एक बैंकर और के रूप में था और वर्कशॉप के रूप में था वर्ल्ड का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्कशॉप कहने का मतलब है कि ये गुड्स प्रोडक्शन करता था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, अपना मार्केट के साथ साथ, अपने मार्केट के साथ, इनलैंड मार्केट के साथ साथ। और बैंकर की इसका जो कैपिटल था उसका इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ करता था, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन एज ए वर्कशॉप एंड बैंकर ऑफ द वर्ल्ड था। तो इसका एज ए वर्कशॉप एंड बैंकर ऑफ द वर्ल्ड था। जिस तरह से ये उसी तरह से इसका प्री इमिनेंस था, जिस तरह से फ्रांस का 17वीं सेंचुरी में और स्पेन का 16वीं सेंचुरी में हुआ करता था। लेकिन एक तरफ फ्रांस और स्पेन का प्रभुत्व जो था, ओमनी पोटेंसी जो था, पोटेंसी था, वो पॉलिटिकल एंड डायनेस्टिक डेवलपमेंट के कारण हुआ था। इसका स्पेन और फ्रेंच का प्रभुत्व डायनेस्टिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण हुआ था, जहां वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड का प्रभुत्व, ब्रिटेन का प्रभुत्व इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण हुआ था। ये होली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हो गया था बहुत पहले ही, 2 और 3 जनरेशन्स पहले ही, जब बाद में जब और सब बाकी सब देश जब इंडस्ट्रियलाइज हुए, उसके 2-3 जनरेशन पहले ये इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था। और ये कॉमर्स में इंडस्ट्रियलाइज होने के कारण और इसका कॉमर्स भी बहुत बढ़ा हुआ था। और इसका मतलब, कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स एंड बैंकिंग जो इसका था, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में 1914 तक रहा, एकदम एक मतलब प्रभुत्व रूप से, प्रभुत्वता के साथ। अदर कंट्री के बारे में बाद में ऐसा हुआ कि अदर कंट्री जो है प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में गया 1870 के बाद, जिसमें कि मोस्ट नोटेबली हम जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, को लेते हैं। वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था 1870 के बाद मोस्ट नोटेबली। उसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रिया और इटली, ये कंसिडरेबली, मीन्स कि ये भी कंसिडरेबली इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था। और उसके बाद कहते हैं कि इन सम और लेजर डिग्री, मतलब करीब करीब ऑल वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, इंक्लूडिंग रसिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज बढ़ा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइज देश की संख्या बढ़ी। तो स्वाभाविक है कि जो ब्रिटेन जो संप्रभु था इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो वर्कशॉप और बैंकर के मामले में, तो उसका जो ओमनी पोटेंसी था वो कम हुआ। लेकिन ये उतना हद तक, लेकिन ये रिलेटिव था, कम हुआ, क्योंकि ये लेजनिंग प्रोपोर्शन वर्ल्ड के टोटल का कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल लैंडिंग में करने लगा। कैपिटल लैंडिंग में इसका प्रोपोर्शन कम होने लगा, लेकिन ये उतना कम नहीं हुआ, ये एक तरह से रिलेटिव था। मीन्स कि 1914 तक इसका पोजीशंस मतलब मोर एंड फार बरकरार रहा, वर्कशॉप एंड बैंकर ऑफ द ये वर्ल्ड के मामले में। उसके बाद है कि इसका पॉपुलेशन ग्रीव किया एंड पॉपुलेशन ग्रीव किया। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है, जो ग्रेट ब्रिटेन का, उसका वहाँ पर इंडस्ट्री मेनली, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र यही है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये इंडस्ट्रियलाइज क्षेत्र था, इंडस्ट्रियलाइज एरिया था। वहाँ पर बल्क ऑफ बिग इंडस्ट्रीज कैरी ऑन किए जाते थे।
और अभी भी किए जाते हैं। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इसका एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ, और दूसरी तरफ इसका पॉपुलेशन बढ़ा। तो इसका जो पॉपुलेशन बढ़ा तो इन सब सारे जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र थे उसका पॉपुलेशन बढ़ा। मीन्स कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ा उसमें अर्बन सेंटर्स का महत्व ज़्यादा था। मीन्स कि एग्रीकल्चर पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ा जितना कि इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन उतना बढ़ा। तो इसलिए क्लास कैरेक्टर भी चेंज हुआ। ये मिडिल क्लास ये मिडिल क्लास से अर्बन वर्किंग क्लास तक इसका शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि एरिना जैसे जैसे पॉलिटिक्स का जैसे एरिना होता है, तो ये बुर्जुआइज एंड मिडिल क्लास से पहले तो पहले तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से बुर्जुआइज एंड मिडिल क्लास से लेकर मतलब इस तरह से कम चला। पहले लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास था, फिर उसके बाद बुर्जुआइज एंड मिडिल क्लास के पास आया, उसके बाद अर्बन वर्किंग क्लास एंड के पास। मतलब इस तरह से क्रम चला। इस तरह से पॉलिटिकली इस तरह से सत्ता आई। मतलब पॉलिटिकली इस तरह से कंप्रोमाइज हुआ। मतलब ये पॉलिटिकली ये भी लोग इन्फ्लुएंशियल होने लगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो आयरलैंड था, इंग्लैंड का एक क्षेत्र आयरलैंड था, वो आयरलैंड बेलफास्ट को छोड़कर इंटायरली आयरलैंड एग्रीकल्चरल था। तो वहाँ पर लार्जली एग्रीकल्चर हुआ करते थे, लेकिन ये भी जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र था उसका पॉपुलेशन ड्विंडल हुआ, कम हुआ। ये करीब करीब आधा आ गया, जितना पहले था उसका आधा हो गया। ये डिक्लाइन ऐसा हुआ कि ये डिक्लाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ, जिसके कारण इमाइग्रेशन के कारण हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम था। कि एग्रीकल्चर आयरलैंड से लोग इंडस्ट्रियल सेंटर में अमेरिका, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड इत्यादि में जाने लगे। दूसरा ये था कि ब्रिटिश इंडस्ट्री, दूसरा ये था कि जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री था वो सीरियस लॉस गेन किया, सीरियस लॉस प्राप्त हुआ इसको। शुरू में तो ये 1874 शुरू में ये देखा जाने लगा है कि 1874 से ऐसा हुआ। तो 1873-74 में जो नेचुरल वेव जो था इसका इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उसके कारण हुआ। तो एक तरफ उसके बाद 1873-74 के बाद तो ये ब्रिटिश इंडस्ट्री रिकूपरेट किया, लेकिन ब्रिटिश एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री फिर से ब्रिटिश एग्रीकल्चर एंड इट्स इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो रिकूपरेट नहीं कर पाया। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री वो रिकूपरेट नहीं कर पाया। इसका कारण था कि ब्रिटिश फार्मर्स जो ग्रेन ग्रोइंग क्षेत्र थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और तो वहाँ पर ग्रेन का ग्रो होता था और ब्रिटिश का ट्रेड इन सब कंट्री के साथ होता था। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो वहाँ आयरलैंड के जो लोग थे, जो मतलब ब्रिटिश के जो नेटिव एग्रीकल्चर थे, तो वे चूँकि ग्रेन ग्रोइंग होता था इन सब एरिया में, तो और उसका इंपोर्ट हो जाता था ब्रिटेन में, तो इस कारण से सफ़र हुआ। इस कारण से मतलब कि इसको कंपटीशन बाहरी देश से मिलने लगा। और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज शिपिंग भी हुआ, जिसमें कि प्लेंटीफुल चीफ ग्रेन जो होते हैं, चीप ग्रेन वो बाहर से मंगाया जाने लगा डिस्टेंट कंट्री से, जो कि और ये ब्रिटिश सिटीज और को फ्लड करने लगा। और इस कारण से ब्रिटिश का जो ब्रिटिश ग्रोन जो ग्रेन था उसके मार्केट को
उसका मार्केट ये सफ़र किया। ये ब्रिटिश फार्मर्स इसको नहीं ये कर सके, चूँकि ये फॉरेन से जो कंपटीशन था उसका सामना नहीं कर पाए, चूँकि वे एरिस्टोक्रेटिक लैंड होल्डिंग सिस्टम सिस्टम के अंदर बंधे हुए थे, जिसमें ज़्यादातर खेतीहर टीनेंट्स थे, न कि ओनर थे। और इसीलिए उनको फार्मिंग से उतना अधिक मनी नहीं होता था, जिस कारण से जिसको वे फिर से इन्वेस्ट कर सके और और जो कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वे अपना सकें, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि लैंड नोबल को रेंट भी देना पड़ता था, जो रेंटिंग होता था। उसके बाद है कि जो ब्रिटिश मार्केट, ये ब्रिटिश शिपिंग जो था बहुत ही डेवलप कर चुका था, जिसके कारण ओशन ट्रांसपोर्टेशन चीप हो चुका था, जिसके कारण जो बाहर से जो आते थे सामान वो उतना महंगा नहीं होता था जितना महंगा ये यहाँ का ये नेटिव क्राउन का होता था। तो इसलिए ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो है, ब्रिटिश एग्रीकल्चर मतलब को सफ़र करना पड़ा, ब्रिटिश एग्रीकल्चर को सफ़र करना पड़ा। और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन भी बहुत छोटा हो गया, करीब 1/6। तो एग्रीकल्चर ये छोटा हो गया, तो इसका एक परिणाम हुआ कि ये लोग कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट गवर्नमेंटल पॉलिसी पे नहीं कर सकते थे एज ए क्लास, चूँकि वे वीकर थे। तो गवर्नमेंटल पॉलिसी पे वे एक्सर्ट अपना नहीं कर सकते थे, ताकि उनके हित में कस्टम ड्यूटी लगाया जाए, या ये कस्टम ड्यूटी लगाया जाए बाहरी ये पर बाहरी ग्रोन पर, बाहरी ग्रेन पर। दूसरी बात, लेकिन जो ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर ये थे, ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर ये था, जो लैंड ओनर जो थे, एरिस्टोक्रेट थे, वे फिर भी उनके पास किसी तरह का कोई लेमेंटेशन नहीं था। वे अपने स्टेट से बशर्ते कि और अधिक ये कमा सकते थे, वो इसको तरह तरह के, जैसे कि जो रिक्रिएशन का जो फैसिलिटी होता था, वे अपने स्टेट पर रिक्रिएशन फैसिलिटीज बना देते थे। और जो मिडिल क्लास, जो बुर्जुआइज मिडिल क्लास था, उनके बनाए गए रिसोर्स पर जाकर इंजॉय करते थे। इसके लिए वे उसे रेंट भी लेते थे। और दूसरी बात की, जो ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर जो लैंड ओनर थे, उनका इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डिंग में ज़्यादा होता था, एग्रीकल्चर में नहीं हुआ करता था। एग्रीकल्चर में, चूँकि एग्रीकल्चर से जो रेंट आता था, उसके साथ साथ वे बॉन्ड होल्डिंग भी करते थे, क्योंकि पैटर्न ऑफ जो सोशल प्रोसेस था इस तरह से हो गया था कि वे लोग कॉमर्स में ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये भी एक फैक्टर था। अब ग्रेट ब्रिटेन का जो कॉमर्शियल सुपरमैसी था, वो फॉरेन कॉमर्स करीब 1914 तक रहा। लंदन ग्रेटेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट था वर्ल्ड में, और लिवरपूल एक ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टिंग बिजनेस कैरी करता था। और जितना भी जो शिपिंग जो था ग्रेट ब्रिटेन से और वहाँ तक, ये सब
इनके हाथ में था, जो ये सब ब्रिटिशर्स के हाथ में था। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड ट्रेड का लार्जेस्ट पार्ट भी जो कैरी होता था, वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ब्रिटिश हाथ में था। जो नेट टनेज जो ब्रिटिश शिपिंग का था वो भी बढ़ चुका था। तो ग्रेट ब्रिटेन एक तरह से वेल्दिएस्ट कंट्री वर्ल्ड में हो चुका था, क्योंकि लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एट द होम, बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल एट होम एंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अब्रोड। इस कारण से इसका कैपिटल एक्यूमुलेट हो गया था, बहुत ज़्यादा कैपिटल इसके पास हो गया था। और उस कैपिटल को ये बाहरी लार्जेस्ट मतलब बाहरी देश में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। इसका रेट ऑफ पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर गया था। चीफ लेंडिंग कंट्री था वर्ल्ड में, और फॉरमोस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कैपिटल ये था। मतलब ये फाइनेंशियल सुपरमेसी इसका फाइनेंशियल सुपरमेसी इसका वर्ल्ड में हो गया था, वर्ल्ड में था। और ये 1914 तक ये बरकरार रहा। इसका फाइनेंशियल सुपरमेसी यदि हम गेस करना चाहेंगे तो देखेंगे कि ब्रिटिश ओवरसीज एम्पायर, उसके बाद लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, जापान, ऑटोमन एम्पायर और एल्सवेयर, मतलब इसका ब्रिटिश का इसका एक्सटर्नल इसका इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। और लंदन अनक्वेश्चनड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था, और पाइवट ऑफ वर्ल्ड मनी एंड बैंकिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज था। जैसे जैसे इसके पास कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ और इन्वेस्टमेंट और बाहरी इन्वेस्टमेंट हुआ, मीन्स कि कैपिटल के एक्यूमुलेशन के साथ साथ रिवेन्यू का सोर्स भी बढ़ा, रिवेन्यू का स्कोप भी बढ़ा। गवर्नमेंट रिवेन्यू लगाने लगा अनेक चीज़ों पर, और एक्सपेंडिचर भी इसका बढ़ा। तो रिवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ा। एक्सपेंडिचर केवल आर्म्स एंड एम्यूनिशन पर ही नहीं बढ़ा, बल्कि सोशल एंड पॉलिटिकल क्षेत्र में इसका इन्वेस्टमेंट, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल क्षेत्र में इसका इन्वेस्टमेंट, इसका प्रोग्राम हुआ, स्टेट का प्रोग्राम। अब सोशल एंड पॉलिटिकल क्षेत्र में इसका प्रोग्राम होने लगा, एक्सपेंडिचर उसी पर खर्च किया जाने लगा। जो इसका कंटिन्यूइंग पॉवर्टी ऑफ इसका सिटीजन्स, जो एक्सपेंस ऑफ सिविल सर्विस है वो ज़्यादा हो गया, बल्कि अब स्टेट को सोचे जाने लगा कि ये केवल मिलिट्री रूप से ही सुरक्षा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसलिए इस सिद्धांत पर इसका जो सिविल सर्विस था, सिविक कम्युनिटीज़ था, लोगों को प्रोवाइड करने का, वो उसका दायरा बढ़ा। लेकिन हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश में ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये है, और करीब करीब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ पर ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पाया जाता है कि जो माइनॉरिटी जो है गेन, जो ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का गेन बहुत ही कम लोगों के पास होता है। बहुत ही जो उसका गेन कुछ लोगों के पास होता है, और लॉस इंटायरली पॉपुलेशन के लिए होता है। लॉस इंटायरली पॉपुलेशन के लिए होता है, मतलब कि जो
जो फार्म टेनेंट्स हैं या एग्रीकल्चर लेबरर्स जो हैं, उनका जो वर्स है वे स्टीडली वर्स पोजीशन में जाते हैं। और अर्बन वर्कमैन एज ए क्लास तो चूँकि कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाता है, लेकिन उनके पास भी कोई प्रॉपर्टी अपना नहीं होती है, और उनका वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे होता है, और कुछ तो क्रोनिकली आइडल एंड अनएम्प्लॉयड हुआ करते हैं। तो इस तरह का कि ये ग्रेट डिफ्यूजन ऑफ जो वेल्थ है, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो डिफ्यूजन ऑफ वेल्थ जो होता है, जो वेल्थ हुआ ब्रिटेन में या अन्य कहीं भी, वो माइनॉरिटी के हाथ में गया। जो अधिकांश जो पॉपुलेशन थे उनके हाथ में ये डिफ्यूजन नहीं गया। तो इस कारण से जो क्लास मूवमेंट जो हुआ ब्रिटेन में या अन्य कहीं भी, इस तरह से क्लास मूवमेंट ये इम्फेसिस देने लगा। कहीं पर ये पब्लिक वेलफेयर के रूप में उभर कर सामने आया गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत, कहीं पे सोशलिज्म के रूप में आया, कहीं पे डेमोक्रेसी के रूप में आया कि फुल डेमोक्रेसी। मतलब कहने का मतलब है कि डिफरेंट तरह का क्लास मूवमेंट शुरू हुआ। एक सेकेंड क्यूरियस फैक्ट है ब्रिटेन के बारे में कि इसका जो सोसाइटी होता है, लेकिन इंटायरली ये सब होने के बावजूद एक क्यूरियस फैक्ट है एंड मोस्ट डेवलपमेंट फैक्ट है ब्रिटेन के बारे में कि ये इंग्लिश सोसाइटी जो है वो इवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी नहीं है, जैसा कि फ्रेंच सेंस में या अदर कंट्री में जहाँ पर कि रिवोल्यूशन हुआ है। और एकाएक रिवोल्यूशन करने का मतलब है कि एकाएक फंडामेंटल चेंजेस जो वहाँ के गवर्नमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आ गया। लेकिन ऐसी बात इंग्लैंड में नहीं हुई है। यहाँ के लोग चूँकि कंप्रोमाइजेस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और मॉडलिंग थ्रू एक फेवरेट वे ऑफ प्रोसेस है, जिसके तहत आज तक ये रहा है, जिसके तहत आज तक का पॉलिसी या पॉलिटी या सोशल प्रोसेसेस वहाँ चला है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन किंग है वो ग्रेस ऑफ गॉड ब्रिटेन किंग है, लेकिन वो ग्रेस ऑफ गॉड से है, वो रेन तो करता है लेकिन रूल नहीं करता है। उसके बाद है नेशनल चर्च है, जिसका जो कम्युनिकेंट्स है वो केवल फ्रैक्शन ऑफ द जो नेशनल पॉपुलेशन है उतना ही तक है। तीसरा ये देखते हैं कि प्रिविलेज्ड नोबिलिटी है, जो कि लैंड होल्डिंग पे अपने आप को प्राइड करता जो अपने आप को मतलब लैंड होल्डिंग पर अपने आप को प्राइड करता है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है बॉन्ड होल्डिंग से है। उसके बाद बॉन्ड होल्डिंग से है उसके बाद है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि मासेस के द्वारा तो इलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये डोमिनेट किया जाता है क्लासेस के द्वारा। तो इस तरह से इंग्लैंड में लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म एंड पॉलिटिकल लिबर्टी इस सेंस में है कि फ्रैंकनेस ऑफ डिस्कशन और क्रिटिसिज्म इंटायरली है, लेकिन जो ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिशमैन है वो सोशल बेटर्स को चाहते हैं, और पॉलिटिकल रूरल को ओबे करते हैं या ओबे किए। तो इस तरह से देखते हैं कि जो एक कॉमन सेंस, जो ब्रिटिश कॉमन सेंस और वेल्थ ऑफ ब्रिटेन है, ये ब्रिटिश कॉमन सेंस एक पैराफ्रेज है जिसके तहत ये फिट हो सकता है। ये इस तरह का कथन फिट सकता है। ये जितना भी है इंटरनल सॉलिडिरिटी और एक्सटर्नल फेम, वर्कशॉप एज ए वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन
को देता है। ये थर्ड रिमार्केबल फैक्ट है इंग्लैंड के बारे में कि स्मॉल होमलैंड एंड बिग एम्पायर है। इस तरह का कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर कि इसका प्रभुत्व तो नहीं है। 1/4 में तो ये पॉलिटिकली एम्पायर के रूप में ये था। 1/4 में तो इसका पॉलिटिकली एम्पायर के रूप में उस समय पॉलिटिकली इसका एम्पायर था, और बाकी के देश में इकोनॉमिक रूप में कि इनका इन्वेस्टमेंट और शिपिंग और कॉमर्स और मैन्युफैक्चर के सेंस में, इनका इकोनॉमिक सेंस में, मतलब कि इस तरह के इकोनॉमिक सेंस में इसका प्रभुत्व था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।